हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। वागर्त एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी इकोनॉमिक्स की श्रृंखला में आज की प्रॉपर पहली क्लास होगी। उससे पहले एक ऐप पे डिस्कशन वीडियो ये है कि इकोनॉमिक्स की क्लास कैसे चलेगी, प्रोसेस कैसे चलेगा, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, उसकी सैद्धांतिक थ्योरीज वगैरह कैसे आगे बढ़ेगी। ये सारी बातें ऐप के जो वीडियो है उसमें अवेलेबल है। और उस पर आपको डिटेल में ये बताया गया है कि इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ने के लिए, बजट पढ़ने के लिए क्यों आपको टीचर्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट किस तरीके से होने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में या आपको पीडीएफ से पढ़ने में, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में दिक्कत ना करें। आज की क्लास का मेन पर्पज़ यही है कि हम बहुत बार ये पढ़ते हैं कि बजट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। सालाना बजट और इकोनॉमिक सर्वे आते हैं। हम बजट को इस तरीके से लेते हैं कि उसमें बहुत कुछ ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए हो, जो कि नहीं होता। बजट मुझे लगता है इकोनॉमिक्स की सबसे गोलू चीज़ है, जिसको कोई भी पढ़ पढ़ सकता है या कोई भी पढ़ा सकता है। दिक्कत यहाँ आती है कॉन्सेप्ट को लेके दिक्कत। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आपको इकोनॉमिक्स में ये लगता है कि ये क्या आ गया, ये कौन सा आ गया, मनी मल्टीप्लायर क्या आ गया, मुद्रा गुणा क्या आ गया, जीडीपी क्या आ गया, एनडीपी क्या आ गया, जी एनपी क्या आ गया, या एनएनपी क्या आ गया, सकल राष्ट्रीय आय क्या आ गया। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से दिक्कत करती है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। आज की क्लास का या आगे की जो इकोनॉमिक्स की श्रृंखला का पर्पज है वो ये रहेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आज की क्लास की बात करो तो ये बजट के बारे में है, पर आपको ये पता होगा कि बजट है क्या, क्या बजट सबसे सुप्रीमो है, क्या इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी चीज़ बजट है। हो सकता है कि इकोनॉमिक का एक छोटा सा पार्ट हो। माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो तो बजट कॉन्सेप्ट के बाद सबसे छोटी चीज़ों में सामने आता है कि हाँ, हो सकता है कि सरकार के मानकों में सबसे बड़ी चीज़ हो, पर इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो बजट एक छोटी सी चीज़ होती है। उसके ट्रिक्स सब कुछ जानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बजट पढ़ने में आपको आसानी होगी, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में आसानी होगी। मोटा मोटा ये देखा जाए तो आप माइक्रो लेवल पे जब पढ़ रहे हो तो आपकी डेप्थ होगी। इस वीडियो के बारे में तो मैं यही बोलूँगा क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जनरली सभी एग्जाम में आता है, इंडिया की बात करो या राजस्थान की। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि पहला बजट कब रिलीज किया गया, क्या चीज़ की गया, ये चीज़ें आपको ऑलमोस्ट रटी होती है। पर सर बजट एक्चुअली है क्या, बजट की थ्योरी किस तरीके से काम करती है, वित्त मंत्रालय कैसे निर्माण करता है, या वित्त मंत्रालय की प्रोसेस में बजट का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको वीडियो के अंत तक तो बने रहना ही है। मैं बाकी वीडियो में शायद इकोनॉमिक्स के शायद ना बोलूँ, पर कुछ वीडियोज ऐसे आएंगे जो सबके काम के होंगे। और आपको हो सकता है कि स्टार्ट में ये फील होगी मैं बहुत ज्ञानी हूँ खुद को लेके, बट लास्ट तक मैं आपको ये फील करा दूंगा। इसकी वजह यही है, रिसर्च है इकोनॉमिक्स पे काम करने पे या बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता हो सकती है जो आपको लगेगा नहीं नहीं फ्रूटफुल रहा है मेरा 20 मिनट गया। तो मैं किसी कॉमेडी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी यहाँ पे मनोरंजन करने नहीं आया हूँ आपका, मैं किसी के फ्यूचर या किसी कॉन्सेप्ट को लेके बात करने आया हूँ। तो आज इस पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। आप पढ़ते हो, सबसे पहले बजट की बात करते हैं। बजट क्या है, आप अपना बजट बनाते हो तो बजट एक्चुअल बजट क्या है, किस बेस पे बनाते हो। आप बजट सालाना प्लान करते हो तो उसका बेस क्या होता है, उसका बेस होता है पैसा, आपका राजकोष, आपका खजाना। घर पे भी बजट बनता है तो अंबानी जी का बजट 10,000 करोड़ का बनता होगा, तो किसी गरीब आदमी का या हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों का बजट शायद 10,000 या 1 लाख का बजट होता होगा कि सालाना इस तरीके से काम करेंगे। एक गाड़ी छोटी सी लेंगे, एक बाइक ये लेंगे, अगली महालक्ष्मी पूजन पे यह होगा, ऐसी चीज़ें हमारी होगी कि धनतेरस पे ऐसी खरीदारी होगी। ये एक्चुअली डिपेंड करती है राजकोष पे। तो बजट एक्चुअल में हुआ क्या, बजट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजकोषीय नीति का एक दस्तावेज मात्र है। इन सारे पार्ट में से बजट एक उसका अंग मात्र है। सिंपल शब्दों में बात किया जाए तो सरकार एक राजकोषीय नीति जारी करती है। सरकार की एक राजकोषीय नीति है जो संविधान में वर्णित है कि आपको आर्टिकल 109 से लेके 117 तक आपको सरकार की राजकोषीय नीति देखने को मिलेगी। उसका एक पार्ट है बजट। उस बजट के साथ आपको लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अनुवाद अपवाद अनुदान, अधिक अनुदान जैसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अंतरिम बजट भी देखने को मिलेगी। जब चुनाव होते हैं तो 60 दिन के लिए अंतरिम बजट जारी किया जाता है, वो भी देखने को मिलेगा। वो भी एक बजट की तरह प्रोसेस है, बस उसका एक ईयर नहीं होकर 60 डेज टाइम होता है। राजकोषीय नीति सरकार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक दस्तावेज है, संविधान में वर्णित है। संविधान में वर्णित होने के साथ ये भी देख सकते हैं कि इस नीति में 3 खजाने हैं कि अब आप घर का भी बजट बनाते हैं तो उसमें 3 या 4 जो भी आपके खजाने होंगे कि ये हमारे व्हीकल्स पे खर्चा होगा, ये हमारी इनकम ऐसे आएगी,
और ऐसे जाएगी किराया चुकाने में, और एक होगी जो इमरजेंसी फंड होगी, सेम सरकार काम करती है। एक होती है संचित निधि। संचित निधि ऐसे काम करती है जिससे सारी इकोनॉमिक्स गवर्न होती है, सारी इकोनॉमिक्स संचालित होती है। बजट इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है। संचित निधि से जब धन निकालते हैं, पैसा सब सरकार निकालती है कि ये तो धन हो गया, इसको निकालने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आपको संसद के सामने पेश होना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं, आगे बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, अनुदान की मांगे क्या होती है, कैसे पेश की जाती है, राष्ट्रपति की सहमति कैसे होती है। आप 1 रुपया भी संचित निधि में बिना परमिशन के संसद की नहीं निकाल सकते। ये प्रोसेस कैसे काम करता है, तो एक हो गया खजाना, 3 खजाने मानो, राजकोषीय नीति का 3 खजाने होते हैं, उनमें जिनका संबंध राजकोष से है, ये एक नीति है जो खजाने से संबंधित है, उसमें 3 खजाने होते हैं। एक हुआ संचित निधि जो हमारी सभी कामों में या सरकार के प्रत्येक दिन को रिलीज करने में काम आती है, वो है संचित निधि। दूसरी होगी लोकलेख का पब्लिक अकाउंट। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, रोल सिर्फ रेगुलेशन का होता है। कैसे रेगुलेशन, जैसे किसी व्यक्ति ने बैंक में धन जमा कराया और वापस निकाल लिया, उसमें सरकार का डिसीजन ये होगा कि सरकार बैंकों को गवर्न करने के लिए आरबीआई को होती है, वो आरबीआई कैसे गवर्न करनी होती है, कैसे ब्याज दर डिसाइड होती है, वो चीज़ें होती है। सरकार इसमें रिलीज नहीं करती कि यार भाई अब आपको हम 50 करोड़ जमा करवाए हैं तो अब नहीं, अब की बार 50 करोड़ नहीं रिलीज होंगे, आपको तो 10 करोड़ देंगे हम वापस। ये लोकलेख ऐसे है कि ये गवर्निंग बॉडी, पब्लिक फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, पब्लिक अकाउंट हो गया या जनता का अकाउंट हो गया, वो अपना पे करती है उसके। जस्ट लाइक कि आपको सैलरी मिली है, आपको आगे ऐसे ट्रांसफर करनी है, फोन पे किया एक इंस्टीट्यूशन की, फोन पे कोई बॉडी थोड़ी है, फोन पे जनता के धन को ट्रांसफर करने के लिए ये हो गई, तो ये उसकी तरह काम करता है, रेगुलेशन बॉडी की तरह काम करता है, बस गवर्न करना है। तीसरी हो गई आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड। जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसा भी हमारे घर के बजट में होता है उसी तरह आकस्मिक निधि भी इसी में काम करता है। आकस्मिक निधि ये हो गया कि जब भी हमारे पास सरकार के पास कोई इमरजेंसी हो गई, आपदा का या आपात का हो गया, कोविड जैसी आपातकालीन आपदा होगी, उसके लिए एक फंड होता है जिसको कंट्रोल कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति मोदी के अंदर वित्त सचिव होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव होते हैं, उनकी सहमति के साथ उनके कंट्रोल में ये होता है और ये रिलीज किया जाता है। सरल शब्दों में बताएं तो ये तो हो गया, अगर हम पर्सनल लेवल पे जाएं तो ये तो हो गया हमारे खर्चे, पापा से जो खर्चे लेते हैं वो खर्चे हो गए संचित निधि में। सारे खर्चों के लिए हमने को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, परमिशंस लेनी पड़ती है, सब कुछ हो गया। 2 नंबर पे हो गया पब्लिक अकाउंट। पापा ने बोला कि मेरे से पैसे लो और उस भाई अंकल जी को ट्रांसफर करो, आपके पास फोन पे है, पापा के पास नहीं है, तो आपने ट्रांसफर कर दिया, आपका कोई योगदान नहीं। ये हो गया लोकले का, आपका कोई सपोर्ट नहीं, आप बस गवर्न करने हो कि ओटीपी सही लगाओ उसको सामने को, इतना योगदान है आपका। इमरजेंसी फंड ऐसा हो गया, आप किसी को घुमाने लेके गए, आपने बाद में आके बोल दिया कि नहीं मैं तो गिर गया था बाइक से, और ये फंड ऐसे हो गया कि वहां जाके आपको, पहले तो आपके पास पैसा नहीं था, कहीं बैठ के कैफे में आपको फील हुआ कि मेरे को तो पैसे की जरूरत होती है, तो कुछ पैसे पड़े होते हैं रिजर्व, जो आपने एफडी करवा रखी होती है अपने लेवल पे, या अपने दोस्तों से उधारी मांग रखी होती है, वो पैसा काम में लेने के लिए आपको आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि इसी में काम आती है कि आपके इमरजेंसी खर्चों के लिए काम आ सके, सरकार वैसे ही काम में लेती है कि हमने ये खर्चा किया वो खर्चा किया। तीनों एग्जांपल समझ गए, ये तो हो गया हमारे रेगुलर खर्चे, ये फोन पे की तरह काम करने वाले हम लोग। तीसरी चीज होगी जो हम खर्चे होने के बाद सोचते हैं, पहली चीज में तो खर्चा करने से पहले सोचना पड़ता है कि भाई साहब इतना पैसा चाहिए पापा जी। दूसरा हो गया कि अपना कोई योगदान नहीं है, अपन बाईपास है इसमें, इस संस्था का पार्ट मात्र है। तीसरा हो गया कि जुगाड़ बिठाना है, कुछ पैसे का जुगाड़ बिठाना है, अपन ने झूठ बोला है, अपन ने व्यवस्था की है कि पहले खर्चा कर दिया, अब किसी तरह से व्यवस्था की जाए। बात किया जाए संविधान के बारे में इन तीनों का, तो आर्टिकल 266 होता है, उसमें सब पार्ट होता है 1, उसमें तो संचित निधि का वर्णन किया गया है, संचित निधि का संविधान में सीधा वर्णन किया गया है। दूसरा हो गया लोकलेखा, इसमें हो गया 266 का सब पार्ट 2 हो गया, उसमें लोकलेखा का वर्णन किया गया। आर्टिकल्स आप याद रखना, एग्जाम में काम आते हैं, डायरेक्ट सवाल आर्टिकल से आते हैं, कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी समझ चुके हो। ये 267 हो गया, इसका फैक्ट एक तो ये हो गया आर्टिकल कौन से में हो गया, अनुच्छेद 267 में हो गया। दूसरी चीज ये हो गई कि इसका व्यय का अनुमोदन है, वो आपको बता देंगे आपको कि किस तरीके से ये काम करता है। अब आपको तीनों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। संचित निधि कैसे काम करता है। संचित निधि में तो आप पूरे क्लास ही संचित निधि पे जाने वाली है। संचित निधि के लिए आपको व्यय करने से पहले, खर्चा करने से पहले अनुमोदन करना पड़ता है, और उस अनुमोदन की प्रक्रिया को बजट कहते हैं।
जो बजट पढ़ते हो वो संचित निधि से खर्चा निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको बजटीय प्रक्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गया। लोक लेखा में आपको ना अनुमोदन की जरूरत होती है ना खर्चों में आपका रोल होता है, तो लोक लेखा बाईपास हो जाता है, आपकी संसद में कोई रोल नहीं होता। जब बैंकिंग एक्ट वगैरह आते हैं उसमें रोल होता है, डायरेक्ट लोक लेखा में सरकार का कोई या संसद का रोल नहीं होता कि इतने पैसे जमा कराने। ऐसा आकस्मिक निधि में ऐसा होता है, आपने खर्चे कर दिए, खर्च करने के बाद अनुमोदन चाहिए। जस्ट लाइक कोई आपदा आ गई और संसद है ही नहीं, सत्र चल ही नहीं रहा, तो खर्चा कहाँ से करें? तो खर्चा सरकार कर चुकी होती है, उसके बाद बोले कि हमने इतना खर्चा किया है, जिसपे ये होता है कि ये विवादास्पद भी होता है कि इतना खर्चा कर दिया, तो इस खर्चे की पारदर्शिता क्या रही थी। तो केक की रिपोर्ट इन तीनों पे काम करती है, किस तरीके से ये गवर्न होते हैं, इन चीज़ों पे आकस्मिक निधि में काम होते हैं। अब बात करते हैं, ये तीनों हो गए कि अनुमोदन चाहिए, किसमें अनुमोदन नहीं। अनुमोदन का सिंपल से है सहमति, संसद की सहमति। अब अपनी मेन स्टार्ट होती है संचित निधि के बारे में। तीनों के कॉन्सेप्ट समझ गए। संचित निधि क्या होती है? संचित निधि से धन निकालने की व्यवस्था को बजटीय प्रक्रिया कहते हैं, यह बात आप समझ चुके हैं। संचित निधि से धन कैसे निकल जाता है, इसके लिए संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 109 से लेके 117 तक एक व्यवस्था दी गई है। यह होता है मनी बिल, धन विधेयक। इसके बारे में विशेष प्रक्रिया, अभी लास्ट ईयर यूपीएससी में एक सवाल आया था आर्टिकल 109 के लेके। आर्टिकल 9 और 10 में आपको एक फर्क बताता हूं। सीधा ऐसा दो कि मनी बिल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में मनी बिल दिया गया है, पर मनी बिल के लिए जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में दिया गया है। तो हमारे जो कंटेंट की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में आर्टिकल 110 पॉपुलर है। तो सवाल यह था कि धन विधेयक के बारे में विशेष प्रोसेस किस या विशेष प्रक्रिया का पालन किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आर्टिकल 109 हो गया। पर जब धन विधेयक के बारे में बताना हो तो आर्टिकल 110 हो गया। तो ये अनुच्छेद हो गए, उससे जाते हैं अपन 110, 11, 12 ऐसे। अब आर्टिकल 111 से जाते हैं कि कैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है, आगे धन विधेयक के बारे में कैसी चीज़ें आगे बढ़ती है। अब मैंने इसमें बता दिया कि 109 तो हो गया। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया हो सकती है धन विधेयक में? कि भाई लोकसभा की भूमिका मेन होगी, राज्यसभा की भूमिका सलाहकारी होगी। लोकसभा जस्ट लाइक पापा, राज्यसभा माँ। पापा की भूमिका मेन होगी, माँ की भूमिका सलाहकारी होगी, भाई यहाँ पूछने के लिए हो गया धन विधेयक के मामले में, बाकी चीज़ों में नहीं। तो आप जब सहमति ले रहे हो उसके बाद आपकी चीज़ें आगे बढ़ती है, मम्मी परमिशंस देती है और बोलती थी हाँ हाँ दे दो, और उनकी माने या ना माने वो लोकसभा की या पापा की भूमिका मेन होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 110 मनी बिल हो गया। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल ऐसा होता है कि मनी बिल के बारे में एक विशेष परिभाषा दी गई है, संविधान में दी गई है कि जब सरकार जब किसी भी खर्च करने के लिए, पहली बात तो मनी बिल को परिभाषित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष है, वो ये बताता है कि ये मनी बिल है। और ये लोकसभा अध्यक्ष की पावर, ये एब्सोल्यूट पावर है कि उन्होंने आधार जैसे अधिनियम को मनी बिल बता दिया था। तो उसके बारे में ये है कि टैक्साइजेशन होता है, टैक्स कैसे लगाना होता है, रेवेन्यू से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो मनी बिल में होती है। अगर आप इसके बाद आगे जाना चाहोगे तो मनी बिल और वित्त विधेयक में फ़र्क क्या है वो आगे के बाद में परिचर्चा में आपको डिटेल में ये पता चलेगा। पॉलिटी में ये ज़्यादा पता चलता है कि वित्त विधेयक और मनी बिल में क्या फ़र्क होता है। सामान्य तौर पर अभी के लिए ये समझो कि एक धन विधेयक होता है, वो आर्टिकल 109 में उसकी प्रक्रिया दी गई है, 110 में उसका उल्लेख किया गया कि क्या परिभाषा दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। मनी बिल जो है उसके बारे में आपको जानना तो है ही। तो आर्टिकल 109 में तो आपकी हो गई विशेष प्रक्रिया, आर्टिकल 110 में हो गया मनी बिल क्या है, ठीक है। ये आर्टिकल 111 में हो गई, इसके बारे में राष्ट्रपति के साथ सहमति होगी। अनुसार राष्ट्रपति इस जो प्रेसिडेंट साहब है इस पर हस्ताक्षर करने के लिए जो बाध्य होते हैं। मनी बिल में राष्ट्रपति जी की भूमिका सामान्य तौर पे ऐसी होती है कि जब भी मनी बिल आता है उससे पहले पूर्वानुमति ली जाती है कि हाँ हम ये मनी बिल घोषित कर रहे हैं। उसके बाद मनी बिल के मामले में राष्ट्रपति जी की भूमिका नगण्य हो जाती है, वो सहमति देने के लिए बाध्य है, वो वापस लौटा नहीं सकते या पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते। आर्टिकल 12 इसके बाद आर्टिकल 112, 13, 14 चलेंगे। उनका ये हो गया कि अनुदान की मांगे क्या होती है, विनियोग विधेयक क्या होता है, वे वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है। आर्टिकल 9 से लेकर 10, 11 तक आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मनी बिल से लेकर क्लियर हो चुकी है चीज़ें। प्रक्रिया को बजटीय प्रक्रिया होती है वो भी सारी चीज़ें हो चुकी है। बात आ गई अब आर्टिकल 112 की। यह है आगामी वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण। अब जो बजट का रियल डॉक्यूमेंट आपको सामने दिखने को मिलता है वो ये वाला डॉक्यूमेंट होता है। ये होता है आर्टिकल 112 में।
आर्टिकल 112 में दो तरीके के प्रोविजंस किए गए हैं। इसमें एक दो सब पार्ट किए गए हैं। एक तो 1 सॉरी, और इसका आर्टिकल 2। इसमें दो तरीके खर्चे हो गए। अब खर्चों की बात हो ही गई तो इसमें दो तरीके के खर्चे हो गए। इसमें तो ये बात आ गई कि आगामी वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण, जो ये वाली लाइन है वो तो इसमें आ गई। अब इसमें होते हैं दो सब पार्ट, ए और बी। ए में हो गया, इसमें हो गया कि भाई व्यय के प्रकार है, आगामी वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो तो इसमें आ गया। अब जो व्यय हो गया उसके प्रकार हो गए ना, कितने तरीके के व्यय हो रहे हैं, वो आर्टिकल 112 के सब पार्ट 2 में दिया गया है। इसमें हो गया भारित व्यय। भारित व्यय में बात करें, आगे बात करेंगे, जो राष्ट्रपति जी की सैलरी होगी या किसी भी डिपार्टमेंट की सैलरी होगी, डिपार्टमेंट में वो लोग जो संसद से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष की, संसद सदस्यों में, ये तो हो गया भारित व्यय। और ये हो गया किए जाने वाले व्यय, जो हम लोग खर्च करते हैं। साफ शब्दों में, आपने घर से खर्चा मंगवाया, आपका पूरा विवरण तो इसमें दिया गया है कि आगामी वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है। दूसरे में यह गया कि कौन से प्रकार के खर्चे हैं। अब आपको डिटेलिंग पूछी जाएगी आपसे कि किस प्रकार के खर्चे हैं, तो आप ये बताओगे ये तो कोचिंग का खर्चा है, भारित व्यय, ठीक है। आर्टिकल 113 में आप पढ़ोगे इस खर्चे पे चर्चा तो हो सकती है पर मतदान नहीं हो सकता। कोचिंग का खर्चा कितना लगा, इनकी फीस इतनी ज्यादा क्यों, ये तो पापा पूछ सकते हैं, पर बाकी कितने किए जाने वाले व्यय, ये होती है आपकी, जो होता है कि मैंने कपड़े की खरीदारी की, हमने ऐसे खर्चे किए, हमने इन योजनाओं में खर्चे किए, उस पर फुल बहस होगी, फुल डिबेट होगी, पूरा मतदान होगा, पूरा प्रोसेस बजट का इस पेटी का होता है। बजट इसके लिए रिलीज किया जाता है। साफ शब्दों में आर्टिकल 112 है वो बजट का कोर हिस्सा होता है, जिसमें ये होता है कि ये प्रोसेस क्यों है पूरी फॉलो की गई है, कौन से प्रकार के खर्चे हैं, कौन सी बजट में व्यय किए जाएंगे, व्यय में कौन से भारित व्यय है, कौन सा प्रॉपर डॉक्यूमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण है। 112(1) है, उसमें आगामी वर्ष के जो व्यय है वो दिए गए। दूसरे में व्यय के प्रकार दिए गए, आर्टिकल 112(2) में 2 में व्यय के प्रकार है, 2M में है वो भारित व्यय। भारित व्यय तो आप बता ही दिया, सैलरी होती है सामान्य तौर पे किसी भी संसद सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की, उनकी पेंशन होती है, वो भारित व्यय हो गई। और जो किए जाने वाले व्यय हो गए 102B में हो गए। आगे बढ़ते हैं कि जब अब मान लो कि इन पे बात हो चुकी है कि इस प्रकार के व्यय है, आपने बता दिए, पर अब होगी घर में चर्चा होगी कि किस प्रकार के ये व्यय है, इन पे डिमांड लाओ भाई। आपने अपना बता दिया पर इसको लेके एक अलग अलग डिमांड लाओ कि आपने ये कपड़े खरीदे, ये आपने ऑटो के चाहिए, ये वाले। तो इसमें भी हो गया आर्टिकल 113, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 113 में आपका ये होगा अनुदान की मांगे। अभी सामान्य तौर पे 82 शायद अनुदान की मांगे हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, जो संसद में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा पेश की जाती है। अब इसमें दो तरह के प्रोविजन किए गए हैं, दो पार्टों में अनुदान की मांगे हैं। मांगों का सिंपल मतलब है कि किन चीजों पे मतदान होगा, किस पे वोटिंग होगी, किस पे चर्चा होगी। अभी अपन ऊपर बात की थी, जो 112(1)(a) है वो भारित है, 112(1)(b) है वो किए जाने वाले व्यय थे, जो हम लोग कर रहे थे। इस पे सिर्फ चर्चा हो सकती है, संसद में व्यय आए, उस पे चर्चा हुई, उन पे मतदान नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी। भाई खर्चा तो करनी है, चर्चा कर लिया कि भाई राष्ट्रपति जी की सैलरी बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं, संसद सदस्यों का यह मानना हो कि बार बार सैलरी कम रख देते हैं, इनसे ज़्यादा तो आजकल थानेदार कमा रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी की सैलरी भी बढ़ाते हैं, उपराष्ट्रपति जी की भी बढ़ाते हैं, तो ये चर्चा हो सकती है। मतदान नहीं हो सकता कि हम तो नहीं बढ़ाएंगे और विपक्ष वाले बोल देंगे लो कम कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ये पद की मतलब ये होता है भारित पोस्टों की एक गरिमा होती है, और एक डिपार्टमेंट ऐसे काम करते हैं कि आप ऐसे नहीं कि एक बजट के थ्रू इस तरीके की चीज़ों का प्रोविजन कर दो। 112 इसमें किए जाने वाले व्यय जो आप खर्चे कर रहे हो, इसमें प्रॉपर वोटिंग होगी, प्रॉपर डिस्कशन होगा, पूरा पूरा हर मांग का डिस्कशन होगा। हो सकता है कि उन मांगों को गिलोटिन कर दिया जाए, पर प्रावधान यही है कि आपकी पूरी मांगों पर चर्चा और बहस होगी। दो तरीके की चीजें हो गई, शुरू से वापस पढ़ लो। तीन प्रकार के राजकोषीय नीति के तीन खजाने होते हैं, संचित नीति, लोक लेखा और आकस्मिक नीति। तीनों के बारे में आपको बता दिया गया है। और जो संचित नीति की प्रोसेस है वो बजटीय प्रक्रिया है,
बजटीय प्रक्रिया स्टार्ट होती है मनी बिल से। संचित निधि होती है, उसमें 109 से लेकर 117 तक आर्टिकल दिए गए हैं। उसमें 109 में वो मनी बिल का प्रोसेस दिया गया, 110 में मनी बिल दिया गया है। आगे बात करते हैं। 111 में राष्ट्रपति जी की सहमति दी होती है मनी बिल पे या अन्य बिलों पे, तो मनी बिल पे उनकी सहमति कंपलसरी होती है। ये तीनों आर्टिकल हो गए, मनी बिल हो गया। उसके बाद होता है 112 आता है। भाई 109 पढ़ लिया, 110 पढ़ लिया, 111 पढ़ लिया, अब 112। 112 में आपको व्यय के प्रकार दिया गया, आगामी वर्ष का विवरण दिया गया है। तो इसमें भी दो सब पार्ट बता दिए कि एक में तो विवरण हो गया, एक में व्यय के प्रकार। व्यय के प्रकार में दो हो गए, एक तो भारित व्यय हो गए, एक किए जाने वाले व्यय हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद होगी, आपने व्यय बता दिए, अब घर पे मांगे गई, संसद में मांगे गई, घर बराबर संसद, उसको एक कॉन्सेप्ट समझ लो। उन मांगों में कौन सी मांगों पे चर्चा और बहस होगी? तो घर पे बहस उस पर नहीं होगी भाई, क्योंकि उसकी कोचिंग की फीस है। उस पर चर्चा जरूर होगी कि इसकी फीस, इस कोचिंग में एडमिशन क्यों लिया है इसने, या राष्ट्रपति की वो कोचिंग की फीस है, उसको कौन सी अच्छी कोचिंग में जाना चाहिए, उसके खर्चे बढ़ने चाहिए, 5,000 बेसिक दे रहे हैं उसको, तो उस पर सिर्फ चर्चा होगी, उस पर बहस नहीं होगी कि लो भाई फीस आपको दे ही नहीं रहे, अब आपको देनी तो पड़ेगी। दूसरा है किए जाने वाले, आपके खर्चों में कपड़ों वाला व्यय काट लेंगे, कभी बोल देंगे लो भाई इस महीने का नहीं काटते। उसी प्रकार संसद भी व्यय काट सकती है, आपके पास ऑलमोस्ट नहीं काट पाती है क्योंकि सदन के बहुमत होता है, जो हमारे भी नहीं काट पाते, उसी घर वाले नहीं काट पाते, उसी प्रकार संसद भी नहीं काट पाती, क्योंकि जो बहुमत है वो लोकसभा में या राज्यसभा में सामान्य तौर पर सदन का होता है, और जो बजट होता है उसमें लोकसभा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो मतलब उसमें राज्यसभा की सलाहकारी भूमिका हो गई, तो लोकसभा इस मामले में आगे रहती है कि हमने इस तरीके का बजट रिलीज किया है और इसके में से ये मांगे नहीं होनी चाहिए। कटौती मांगे हालांकि होती है, कटौती मांगे सांकेतिक रूप से हो सकती है, कुछ उसमें कटौती मांगों में भी आगे विवरण है, सांकेतिक कटौती कैसे हो गई, पूरी प्रॉपर जो कटौती हो गई वो कैसे हो गई। अब उसके बाद होता है कि यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि अनुदान की मांगे हो गई। अब होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक यह है कि सब चीज़ों पर सहमतियां बन गई कि इतनी मांगे पेश की गई, अब उसको एक विधिक दर्जा कैसे दिया जाए, एक प्रोसेस को फॉलो किया जाए, उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, कि भाई हाँ हो गया प्रोसेस, अब निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया शुरू करो। अब विनियोग विधेयक में ऐसा होता है कि जो आर्टिकल 113 के तहत जो मांगे थी उनको एक स्टेचुरी या वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक है, एप्रोप्रिएशन बिल है। उसमें यह होता है कि सदन इस मामले में सहमति देता है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। सदन यह तय करता है कि इस मामले में अनुदान की मांगों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है, अनुदान की मांगे इस तरीके से आगे बढ़ेगी, इतनी मांगों में कटौती होगी, ऐसी मांगे आगे बढ़ेगी। इसमें यह होता है कि राज्यसभा की भूमिका है वो सलाहकारी है, पर उनकी सहमति जरूर ली जाएगी। लोकसभा की भूमिका तो अग्रिम हो ही गई। अब इसके बाद ये होता है कि ये हो गया आर्टिकल 114, आर्टिकल 114 114। अब इसके बाद ये होता है कि ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म, और जो सरकार होती है वो बजट से पैसा निकालने के लिए अधिकृत हो जाती है, उसके पास पावर्स आ जाती है कि हाँ भाई अब बजट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इस बजटीय प्रोसेस को पूरा होने में क्या होता है कि ये आर्टिकल 114 तक हो गए। उसके बाद अपन बात करेंगे अंतरिम बजट की बात करें या किस पे, चलो ठीक है अंतरिम बजट पे बात कर लेते हैं। अंतरिम बजट से पहले होता है कि लेखानुदान पे बात कर लेते हैं। 4-5 कॉन्सेप्ट हो गए आपके, वहां तक बजट कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति जी की सहमति भी हो गई, ये चीजें हो गई बजट की प्रोसेस। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार मई में खत्म हो, सरकार का इलेक्शन मई में आने वाला होता है, जब 5 साल का ऐसा होता है तो मई में इलेक्शन आता है। अब मई में इलेक्शन आते आते ऐसा हो जाता है कि सरकार इस मामले में ये आगे तय नहीं कर पाती कि हमको प्रॉपर बजट जारी करना चाहिए। आपने सुना होगा अंतरिम बजट क्या होता है। अब लेखानुदान क्या होता है ये वही चीजें सुने होगी। अभी सामान्य तौर पे ये देखा जाओ तो ये लेखानुदान प्रयोग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये 2017-18 में एक चेंज हुआ, वो आपको चेंज बताता हूँ कि किस चेंज के बेस पे आपको लेखानुदान का प्रयोग अब नहीं किया जाता। अंतरिम बजट होता है 60 डेज का, मतलब ऐसा हो गया कि आपको बजट ईयर पता होगा कि अपना जो फाइनेंशियल या बजट ईयर कब होता है, 30 मार्च को तो ये खत्म होता है। सरकार कैसे चलती है, बजट कब खत्म होता है कि भाई ये बजट की प्रोसेस है वो कब खत्म होती है, 30 मार्च को खत्म होती है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 30 मार्च तक चलता है।
अब 30 मार्च को बजट खत्म हो गया, मई में इलेक्शन है, तो आपको चाहिए अप्रैल मई 2 महीने के लिए, 2 महीने का आपको लिए अंतरिम बजट। अंतरिम बजट में प्रॉपर पॉलिसी होती है, प्रॉपर वोटिंग होती है, ये ऑलमोस्ट बजट है, पर ये होता सिर्फ 60 दिन के लिए है, 2 महीने के लिए होता है जब इलेक्शन महीना होता है। ये अभी भी पॉपुलर है, अभी भी 5 सालों के बीच एक बार जारी हो जाता है कभी कभी, और अंतरिम बजट किसी अन्य कारणों से भी जारी कर दिया जाता है, फंड की कमी हो जाती है, तो सरकार के पास बाइंडिंग ये नहीं है कि सिर्फ चुनावी साल में वो अंतरिम बजट जारी किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसमें जो विधिक नीतिगत प्रावधान और जो उसको दूसरी टर्म्स होती है कि वित्तीय और नीतिगत प्रावधान, तो इसमें नीति तो होती है, पूरी की पूरी नीतियां फॉलो की जाती है, प्लस वित्तीय प्रावधान भी होते हैं कि ऐसा फंड आएगा, ऐसे प्रोसेस होगा, टैक्स ऐड किया जा सकता है। इसमें सिर्फ वित्तीय प्रावधान होता है और ये 45 दिन के लिए होता है, 45 डे। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो बजट के बारे में जो ये होता है कि अपवाद अनुदान क्या होता है, विधिक अनुदान क्या होता है, लेखा अनुदान क्या होता है, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और जो यूट्यूब की क्लास जनरली लंबी होने से थोड़ी सी दिक्कतें होती है, बोरियत बढ़ जाती है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको पसंद आए कि नहीं लेखा अनुदान आपको हम पढ़ाओ, अधिक अनुदान क्या होता है वो पढ़ाओ, प्रत्यानुदान वोट ऑफ क्रेडिट क्या कहते हैं उसको प्रत्यानुदान, और अधिक अनुदान क्या होता है, अपवाद अनुदान क्या होता है। अपवाद अनुदान जैसे G20 समिट 5 साल बाद होता है, तो एक अपवाद ग्रुप में हर साल राशि अधिकृत की जाती है। तो ये इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इकोनॉमिक्स का प्रॉपर कोर्स चलेगा, ऐप पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बहुत कम प्राइस में, 200-300 रुपये में राउंड जो होगा प्राइस। उसके साथ ये हो जाएगा PSI की टेस्ट सीरीज चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज रही है, आप जुड़े वागर्त एकेडमी के साथ। कोशिश ये है सबसे बेस्ट करवाई जाए, और कम से कम आपको ये हो कि आप एक दिन में 20 मिनट 30 मिनट के अंदर एक ऐसा फैक्ट क्लियर कर पाओ जो शायद आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हो। धन्यवाद।